अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 8 से लेकर 10 के बारे में, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल 8 के बारे में देखें। वो ये कहता है कि ऐसे कवानीन जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हैं या फंडामेंटल राइट्स को, बुनियादी हकूक़ को मुतासिर कर रहे हों, तो उन कवानीन को हमने वाइड समझना है, उनको हम इनवैलिड कहेंगे, वैलिड नहीं कहेंगे। इसी तरीके से साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल 8 के अंदर के जो रियासत है, जो हुकूमत है, वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे आपका जो बुनियादी हक हक है वो मुतासिर हो या कम हो या उसको ख़त्म किया जा रहा हो, ठीक है? सो ऐसा कानून भी इनवैलिड समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे कवानीन हैं अगर वो आप बनाते हैं और उसमें फंडामेंटल राइट्स मुतासिर हो भी रहे हैं, तो वो जनाब फिर भी वैलिड समझे जाएँगे। अब वो कौन से कवानीन हैं? मिसाल के तौर पर ऐसे कवानीन जिनका ताल्लुक मिलिट्री या पुलिस से है और जब ख़ुसूसन वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या डिसिप्लिन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई एहतजाज हो रहा है और वो एहतजाज जनाब इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया है कि उससे उससे लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुँच रहा है, लोग दुकानें जला रहे हैं, ठीक है ना? मतलब एक किस्म की जो हमारा जो अमन है वो ख़राब हो रहा है, तो उस सूरत में फिर पुलिस वालों के पास ये इख्तियार होता है कि उन लोगों के ऊपर तशद्दुद करे, उनको रोके और वो ना ताकत का इस्तेमाल करे। हालाँकि ताकत का इस्तेमाल करना तो वो एक किस्म का ना फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, लेकिन अब ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, तो ये इस तरह की सिचुएशन हो तो वहाँ पे ये इस तरह के जो कवानीन जो मिलिट्री और पुलिस के लिए बनाए गए हैं, तो वो जनाब इनवैलिड नहीं समझे जाएँगे। हालाँकि उनसे फंडामेंटल राइट्स मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वैलिड समझे जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा ऐसे कवानीन जो हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मौजूद हैं, तो वो भी जनाब फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में अगर वो मुतासिर कर भी रहे हैं, तो हम उनको इनवैलिड नहीं बल्कि वैलिड समझेंगे। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी कानून हुकूमत बनाती है और उससे आपका बुनियादी हक मुतासिर होता है, तो उसको हमने इनवैलिड ही डिक्लेयर करना है, वो वैलिड नहीं करार दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है इस आर्टिकल 8 के अंदर कि ऐसे कवानीन जो पाकिस्तान के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में हैं और पहले तो उनको आपने ना फंडामेंटल राइट्स के हवाले के साथ ही डील करना है और कोशिश करनी है कि उनको फंडामेंटल राइट्स से मुताबिक बनाया जाए, ठीक है? और ये पीरियड दिया गया है कि जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उससे 2 साल के अंदर-अंदर बनाना है और ये पीरियड आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन ये वैसे कोई प्रैक्टिकल ये पार्ट है इसका कोई इतना इश्यू नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना है थोड़ा-सा। और दूसरा ये है कि बुनियादी जो हकूक़ इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं ना फंडामेंटल राइट्स से, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 8 से स्टार्ट होते हैं। उनको आप कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, मुअत्तल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आइन में अगर कहीं लिखा हुआ है कि आप उनको मुअत्तल कर सकते हैं किसी ख़ास वजह से, इमरजेंसी की सूरत में, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ बाकी नॉर्मल हालात में आप कभी भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आइन ने कहीं इजाज़त दी है, जैसे दी भी हुई है, हमारी जो इमरजेंसी की प्रोविजंस हैं वहाँ पे आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ आप फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं कर सकते। सो ये है हमारा आर्टिकल 8। इसको मैं मज़ीद समराइज़ यूँ कर देता हूँ कि ऐसे कवानीन जो लोगों के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हों, उनको वैलिड नहीं समझा जाएगा। नंबर 1, हुकूमत ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स मुतासिर हों। हाँ, बाकी मिलिट्री और पुलिस के जो लॉज़ हैं, वो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में नहीं आते। हालाँकि वो अगर फंडामेंटल राइट्स को मुतासिर कर भी रहे हैं, तो फिर भी वो जनाब वैलिड समझे जाएँगे। हाँ, बाकी ये लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे ओल्ड लॉज़ हैं ना, वो इस रूल को फ़ॉलो नहीं करते। इसके अलावा हुकूमत के पास 2 साल हैं कि पुराने लॉज़ को फ़िक्स करे, जो ऐसे को ठीक करे जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते। और दूसरा ये है कि कोई भी कानून जो है ना वो आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है किसी सूरत में तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ आप फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं कर सकते, आपके बुनियादी हकूक़ आपसे नहीं छीने जा सकते। तो ये हो गया आर्टिकल 8। उसके बाद है आर्टिकल 9। इसमें लिखा हुआ है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। इसमें कहता है कि कोई भी शख्स है ना, उसकी ज़िंदगी और उसकी आज़ादी से आप उसको महरूम नहीं कर सकते। हाँ, अगर कानून किसी सूरत में इजाज़त देता है तो वो अलग बात है। जैसे कानून कहता है अगर कोई शख्स चोरी करता है, डकैती करता है, मर्डर करता है, तो हमने फिर उसको कैद कर देना, उसको सज़ा देनी है, तो वो अब सज़ा एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ नॉर्मल सूरत में आप किसी की ज़िंदगी या उसकी आज़ादी उससे नहीं छीन सकते, ठीक है? और अगर आपने किसी की ज़िंदगी लेनी है, मतलब किसी को मौत की सज़ा देनी है या किसी को कैद करना है, उसकी फ्रीडम को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, नज़रबंद करना है, तो फिर कानून के मुताबिक करना है,
ठीक है। अगर अगर हम किसी बंदे को कैद करते हैं तो कानून के मुताबिक कैद करना है कि वाकई उसने कोई जुर्म किया है, आपने उसको अदालत में पेश करना है, यानी ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। अदरवाइज़ आपने किसी की ज़िंदगी और फ्रीडम को, यानी उसको उसकी ज़िंदगी और आज़ादी से महरूम नहीं कर सकते। ये आपका बुनियादी हक है और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 9 के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा एक नया आर्टिकल अभी रिसेंटली ऐड किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के सूरत में, वो है आर्टिकल 9A। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में जो भी शहरी रहता है उसको साफ़ और हेल्थी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ये इसका बुनियादी हक है। और रियासत ऐसे, यानी कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को जनाब साफ़ सुथरी जो है ना वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे और उसके लिए इकदामात उठाए। जैसे अब आजकल आपको पता है कि लाहौर में स्मोक की जो सूरत हाल है और 1 महीने से स्मोक चल रहा है और यानी कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो अब यहाँ पे रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे इक़दामात उठाए जिससे हमें साफ़ सुथरी हवा मिलनी चाहिए, एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए। वैसे आज का जो दिन है वो कुछ बेहतर है, बड़े अरसे बाद मुझे ना थोड़ी बहुत धूप नज़र आ रही है, अदरवाइज़ ये इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। और हुकूमत ने इस तरह के इक़दामात उठाने हैं जिससे आपको जनाब जो है ना साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट मिले, ठीक है। तो ये आर्टिकल 9A ये बड़ा अहम है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि लॉ गेट में ये ज़रूर आएगा क्योंकि ये रिसेंटली पाकिस्तान के आइन के अंदर ऐड किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको ऐड किया गया है, पहले ये नहीं था। तो आर्टिकल 9A आपने याद रखना है, इट इज़ राइट टू अ क्लीन एंड हेल्थी एनवायरनमेंट। उसके बाद है आर्टिकल 10 सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये कहता है कि अगर जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले तो उसको आपने रीज़न बताना है, फिर दूसरा उसको आपने वकील करके देना है, उसको आपने मौका देना है कि वो अपने वकील से बात करे, उसको कंसल्ट करे, ठीक है। और दूसरा, जब किसी शख्स को आपने गिरफ्तार करना है तो उसको आपने 24 घंटे के अंदर अंदर जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उस इलाके का, जिस इलाके से आपने उसको गिरफ्तार किया, वहाँ पे पेश करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप वो चाहते हैं कि वो पुलिस अगर चाहती है कि ये बंदा हमारे पास रहे, हमें उसका जिस्मानी रिमांड चाहिए, तो आपने मजिस्ट्रेट की अप्रूवल से ही आप उसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं रख सकते। अदरवाइज़ आपने 24 घंटों के अंदर अंदर उसको, यानी कि अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये उसका बुनियादी हक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है और वो आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये एक स्पेशल केस है। इसमें ये होता है कि कुछ लोगों को जनाब इवन उन्होंने जुर्म नहीं भी किया होता, उसके बावजूद भी उनको 3 माह के लिए जनाब जो है ना नज़रबंद कर रखा होता है, उसको उनको यानी कि कैद करके रखा जाता है। अब वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की जाती है? मिसाल के तौर पर अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर का मामला है या मुल्क की सलामती का या दिफा का मामला है। अगर कोई एक ऐसा शख्स है जो मुल्क के दिफा के लिए यानी कि ख़तरनाक साबित हो रहा है या जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक साबित होगा, तो हुकूमत उसको 3 माह के लिए अपने डिटेंशन में रख सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो ऊपर वाला है ना कि वो 24 घंटे के सामने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा, ठीक हो गया। अब इसमें ये कि नॉर्मल केसेस में तो ये कि 24 घंटे के सामने आपने पेश करना है, लेकिन जब स्पेशल केस होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन का, तो आपने 3 महीने तक विदाउट एनी रिव्यू उसको अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जब 3 माह पूरे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद एक रिव्यू बोर्ड बनेगा जो स्पेशल जजेस, सीनियर जजेस के ऊपर यानी कि वो मुश्तमिल होगा। वो जनाब फिर देखेगा कि इसको रखना है या नहीं रखना। अगर वो समझते हैं कि नहीं इसको नहीं रखना, बस ठीक है, अब इसको तो वो फिर छोड़ देंगे। अगर उसको मज़ीद फिर जनाब वो 3 महीने के लिए उसको रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये होगा कि हर 3 महीने बाद दोबारा रिव्यू होगा। सही हो गया? अब तो यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक शख्स को कितनी देर तक रख सकते हैं। सो आमतौर पे अगर कोई पब्लिक ऑर्डर का मामला है, जो है ना अमन का प्रॉब्लम है, पब्लिक को आप समझते हैं कि यार ये बंदा जो है ना पब्लिक के लिए नुकसानकार है, इससे अमन मुतासर होगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी, ये दहशतगर्द है, तो आपने उसको जनाब 8 माह तक रख सकते हैं मैक्सिमम। और दूसरा ये कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो उसको 12 माह तक आप अपनी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। लेकिन हर 3 माह रिव्यू होगा, ठीक है। और वो रिव्यू कौन करेगा? रिव्यू बोर्ड करेगा। और रिव्यू बोर्ड में कौन होंगे? सीनियर जजेस होंगे। लेकिन अगर हाँ, कुछ ऐसे लोग जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ और वो दुश्मन मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर जनाब ये रूल अप्लाई नहीं होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब है उनको हम जितनी देर चाहे हम 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं।
अच्छा जी, इस दौरान अगर रिव्यू बोर्ड चाहे, अगर वो समझता है तो जिस शख्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, तो उसकी फैमिली के लिए जनाब फाइनेंशियल सपोर्ट का भी यानी बंदोबस्त कर सकता है कि उसकी फैमिली को इस दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रहे, ताकि उनका जो घर का खर्चा है वो चलता रहे। ठीक है जी? और दूसरा ये है कि ये जो रूल है ना, जो दुश्मन मुल्क के लोग होते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। फॉरेन नेशनल, वो जो दूसरे मुल्कों से यहाँ पे आए हैं और वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, यानी किसी और के एजेंट हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो ये हो गया आर्टिकल 10। अब इसके जो मैंने अहम पॉइंट्स हैं मैं आपको बड़ा आसान करके बताता हूँ। भाई सबसे पहले ये है कि किसी भी शख्स को हमने जनाब 24 घंटों के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, जब हम उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई शख्स सीरियस मामला है, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, तो वहाँ पे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन का रूल अप्लाई होगा। वहाँ पे ये 24 घंटों वाला नहीं होगा, बल्कि 3 माह के लिए रखेंगे। उसके बाद 3 माह कंप्लीट हो जाएँगे तो जजेस का एक ग्रुप बनेगा जिसको रिव्यू बोर्ड कहेंगे, वो उस मामले को रिव्यू करेगा। अगर उनको मुनासिब लगे तो आज़ाद करेंगे, अगर नहीं तो मज़ीद 3 माह का पीरियड दे देंगे और हर 3 महीने बाद उसका एक दोबारा रिव्यू बनेगा। तो मैक्सिमम जो पीरियड है वो 8 से 12 माह का हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आर्टिकल 8, 9 और 9A ये नया आर्टिकल ऐड हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है? 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में इसको आपने ज़रूर समझना है और याद रखना है। और इसके अलावा आर्टिकल 9 और आर्टिकल 8। तो ये थी जनाब हमारी ये वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।